हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थर्ड पार्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में कि हमने पहले जो 2 चैप्टर्स किए हुए हैं, क्या डेटाबेस क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर्स क्या क्या होते हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले प्रेफर करूँगा कि आप लोग वो दोनों वीडियो पहले देख लीजिए। वो दोनों देख लिया आपने वीडियो, तभी आपको जो है बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सारे वीडियोस आसानी से आपको याद होने लग जाएंगे। कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। आप बस मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए बस। और आप चाहे तो आप पीडीएफ नोट्स को भी देख के कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पीडीएफ नोट्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो और कभी कभार क्या होता है कि पीडीएफ नोट्स में जो नहीं होता है वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। और वीडियो में मैं उतना ही करवाता हूँ जितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स में कभी कभार ज़्यादा सिलेबस हो सकता है, ओके। तो वीडियो ज़्यादातर आप जो है प्रेफर कीजिए पीडीएफ नोट्स के तुलना में, ओके। तो मेरा कहने का मतलब यही है सीधा कि वीडियो में मैं शॉर्टकट तरीके से और बढ़िया समझा के आपको सही सही आपको पूरा सिलेबस करवाता हूँ। पीडीएफ नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स को आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको शॉर्टकट तरीके से और अच्छे से समझा के बताता हूँ। और आपको अगर वीडियो समझ में आता हो तो आप यस टाइप कर दीजिए कमेंट में। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, ओके। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। डेटा मॉडल्स। अब डेटा मॉडल्स क्या होती है कि जैसे डेटाबेस हमें पता है क्या होता है, ठीक है। उस डेटाबेस के अंदर जो डेटा हम अ, जो डालते हैं हम डेटा, जो भी डेटा मौजूद होता है उसका जो मॉडल मतलब उसका स्ट्रक्चर, इसमें 2-3 मेथड्स हैं कि हम उसमें डेटा किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें किस तरह से वो डेटा जो है एक्सेस होता है, किस तरह से वो डेटा जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये डेटा मॉडल्स उसी को कहते हैं हम। चलते हैं आगे, देखिए। A model is an abstraction process that hides superfluous details while highlighting details pertinent to the application at hand. A data model is a mechanism that provides this abstraction for database applications. Data modeling is used for representing entities of interest and their relationships in the database. अब जैसा कि मैंने पहले ही अभी आपको बताया है कि जो एंटिटीज़ होते हैं, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी वो होता है जैसे कोई एक टेबल है हमारा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है, उस स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे, एंटिटी कहेंगे। और स्टूडेंट के अंदर जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हम किसे कहेंगे, जैसे उसका एज क्या है स्टूडेंट की, और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट आईडी, ये सब क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स है। उस एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसे हम उस पूरे वैल्यूज़ को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट तो हमारा एंटिटी हो गया। स्टूडेंट में हमारा आता है एट्रीब्यूट्स क्या, मान लीजिए एज आ रहा है, एज। उस स्टूडेंट का एज क्या है, जैसे 20 हो सकता है, 19 हो सकता है। अब जो एज है ना, एज तो हमारा एट्रीब्यूट्स हो गया। अब एज के अंदर जो हो गया, जैसे 20 हो गया किसी का एज, किसी का 19, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। अब इनके जो रिलेशन हैं, जैसे एंटिटीज़ की जो रिलेशंस हैं उसके डेटा के साथ, वो किस तरह से हैं, उसी को रिप्रेजेंट करना ही हमारा डेटा मॉडल कहलाता है, ठीक है। मॉडल का मतलब ही यही होता है, स्ट्रक्चर, ओके। तो वही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ए डाटा मॉडल इज़ वेरी सिमिलर टू द मॉडल्स इन रियल लाइफ। जैसे रियल लाइफ में होता है कि कोई एक, तो ये देखिए, डाटा मॉडल इज़ वेरी सिमिलर टू द मॉडल्स इन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ से मतलब ये है कि जैसे कोई एक बुक है, ठीक है। उस बुक की जो प्राइस है, हमने डेटाबेस सिस्टम के अंदर पहले थी, हमारा पहले से पड़ा हुआ है, उसका बुक की जो प्राइस है वो है
मान लीजिए 200 रुपीज़, ठीक है। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो है उस बुक की प्राइस जो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो उसको अपडेट किया जा सकता है। उसे हम कहते हैं रियल लाइफ के अंदर हमारा जो ये सारी चीज़ें घटती हैं, वो सब चीज़ें हम जो इसमें डेटा मॉडल्स में, उसे ही हम डेटा मॉडल कहते हैं, ठीक है। ओके, रियल लाइफ की सारी चीज़ें उसमें हम डेटा बेस के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ गए? अब देखिए, वही चीज़ इसमें बता रहा है, द मेन पर्पज ऑफ डेटा मॉडल इज़ टू रिप्रेजेंट डेटा एंड मेक द डेटा अंडरस्टैंडेबल। वही इसका जो मेन पर्पज़ क्या है डेटा मॉडल का, कि यूज़र जो है उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए वो डेटा किस चीज़ का है, किस टाइप का है, और कैसा डेटा है जो है, मतलब कैसे उस डेटा को एक्सेस करना है। इस सारी चीज़ें जो है डेटा मॉडल पर डिपेंड करती है। अगर डेटा मॉडल आसान हुआ, इजी हुआ, यूज़र के उसको यूज़र जो है एक्सेस कर सकता है आसानी से, तो वो जो डेटा मॉडल पे ही डिपेंड करता है। अगर उसका डेटा मॉडल ही जो है थोड़ा बहुत पेचीदा है, जिसके वजह से जो यूज़र जो है अच्छे से उसको डेटा को ले नहीं पा रहा है किसी कारण वजह से, तो वो हमारा डेटा मॉडल हमारा वो ख़राब डेटा मॉडल कहलाएगा। जो और एक अच्छा गुड डेटा मॉडल वही कहलाएगा जो अच्छे से उसको अरेंज करके रखे डेटा को, और यूज़र जब भी मांगे वो तुरंत उसको एक्सेस करके, या फिर यूज़र जो है तुरंत उसको फाइंड कर सके उस डेटा को, ठीक है। वो इसके कई मेथड हैं, 2-3 मेथड्स हैं डेटा मॉडल। मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, उसको डेटा को फाइंड करने का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ताकि यूज़र जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके कि किस तरह से उसको डेटा लेना है। अब चलते हैं हम आगे, कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के भी कई कैटेगरीज होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स एंड फिजिकल डेटा मॉडल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, ए डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंक्लूडिंग डेटा टाइप्स, relationships and the constraints that apply on the data. A data model also includes a set of basic operations for specifying retrievals and updates on the database. वही चीज़ें इसमें फिर से बताया जा रहा है कि जो कलेक्शन होता है डेटा मॉडल का, वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ें होती रहती है, कि उसका जो स्ट्रक्चर जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे किस टाइप का लगा हुआ है, उस डेटा को एक्सेस करने का, मतलब उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। वो उसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर हो गया डेटाबेस का, उसके अंदर डेटा पड़ा है, तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उस डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कितने टाइप्स के हैं, हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स कहते हैं एक तो, और एक हमारा रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। अब कॉन्सेप्चुअल तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने जो अगर मेरी दोनों वीडियोस देखी, इससे पिछले वाली 2 वीडियोस जो हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स होगी, एक रिकॉर्ड बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, और एक लास्ट में हमारा फिजिकल डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्सेप्चुअल, जिसे हम हाई लेवल डेटा मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स यूज कॉन्सेप्ट सच एज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। ये मैं पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि इस कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में क्या है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ही होता है कि उसका पीछे जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, कि वो एक जो एट्रीब्यूट्स है किस एंटिटीज़ के साथ रिलेशन बना रही है। मतलब जो हमारा एज है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का एज एट्रीब्यूट्स है, जिसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं हम, एज, एड्रेस, ये सब, ये कौन से एंटिटीज़ से रिलेशन बना रही है। कई सारे एंटिटीज़ हो सकते हैं, जैसे एक तो स्टूडेंट नाम का कोई हो सकता है एंटिटी, और एक हो सकता है एम्प्लॉई नाम का, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ का एंटिटी हो सकती है। बट हमारे पास जो एज है वो सारे बच्चों की है, बच्चे वाले एज जो होंगे, ठीक है, वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो तो हमारे स्टूडेंट के साथ ही रिलेशन बनाएगी ना, किसी दूसरे एम्प्लॉई के साथ थोड़ी रिलेशन बना सकती है। समझ रहे हो, रिलेट कर रही है। कहने का मतलब यही है कि उसके कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि जो हमारा एंटिटी है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम का जो टेबल है हमारा,
वो वो हमारा एक एंटिटी है। वो एज जो है हमारा छोटे छोटे बच्चों के ही हमारे सारे हैं, एज अंडर 18, ठीक है, 18 साल के अंदर ही है सारे के सारे। तो वो जो एज है वो हमारे स्टूडेंट नाम के एंटिटी के साथ ही रिलेशन बना रही है एज एट्रीब्यूट। किसी दूसरे हमारा जो एंटिटी है, कोई एम्प्लॉय, उसके एज है 35, 40, ठीक है, तो उसके साथ एंटिटी थोड़ी बनाएगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स में यही होता है कि कॉन्सेप्ट लगाता है इसमें, कॉन्सेप्चुअल इसमें डिफाइन किया जाता है कि जो हमारा रिलेशन कौन किसके साथ बना रही है, ये सब हम जो है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, समझ चुके हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि एन एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, एट्रीब्यूट्स gives the characteristic of the entity. In other words, every entity has some basic attributes that characterize it. For example, a house can be described by its size, color, age and surrounding. एक घर को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसका कलर कौन सा है घर का, और वो कितने साल हो गए उसको बने हुए उस घर को, ठीक है, और उसके अगल बगल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। और हाउस जो हो गई हमारी, हाउस वो हमारा एंटिटी होगी। तो उस एंटिटी का जो साइज, कलर, एज, ये सब क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। तो घर का ही ये कलर वगैरह ये सब चीज़ सराउंडिंग से ये हमारा रिलेशन बना रही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे होता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स में। ओके, अब समझ चुके हो। तो आप इस तरह से आप भी डिफाइन कर सकते हो आप अपने एग्जामिनर को, ठीक है। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिखना। अब चलते हैं हम रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स। आप नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा फिजिकल मेमोरी है उसके अंदर जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसके बेस पर है हमारा। देखिए, द रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा बाय यूजिंग द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। These are named because the database is structured in a fixed format, records of several types. These models lie between the object-based data models and the physical data model. अब जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है, जो हमारा रियल लाइफ में जो हमारा जो भी चीज़ डेटा हम स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, ठीक है। अब फिजिकल डाटा मॉडल्स क्या हो गया कि हमारा जो फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रही है उसी को हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल कहेंगे, ठीक है। दिस मॉडल्स प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट्स दैट मे बी अंडरस्टूड बाय द एंड यूज़र। ये मॉडल ऐसा कॉन्सेप्ट बनाती है ताकि जो यूज़र्स हैं वो अच्छे से समझ सके इसके अंदर जो भी डेटा है उसको कैसे एक्सेस करना है, किस टाइप का डेटा है, ठीक है। These are generally used in traditional database management system and are also known as representational data model. The various categories of record-based data models are hierarchical data model, relational network data model, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे, तो इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये हमारे किस में रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स के अंदर आते हैं, रिलेशनल, नेटवर्क, हियरार्किकल, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास जो भी डेटाबेस सिस्टम है उसके अंदर पहले से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ रहता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा डाटा को स्टोर करने का, उसी स्ट्रक्चर को, उसी रिकॉर्ड हुए स्ट्रक्चर्स को जो है यूज़ करती है ये रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, ठीक है। और ये हमारा किसके बीच में पाया जाता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल और फिजिकल डाटा मॉडल के बीच में ही लाई करती है ये रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसके ये हियरार्किकल, रिलेशनल और नेटवर्क हैं, 3 टाइप के हैं। ये में इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल इज ए लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, constraints on them and the relationships among objects। अब ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ लो कोई भी आइटम्स हो गया हमारे रियल वर्ल्ड में, हमारे रियल लाइफ में कोई भी डेटा हम स्टोर करवा, जैसे एक शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, वो मैंने जो पहले आपको एग्जांपल बताया था कि एक किताब है, हम
कोई किताब ले रहे हैं किसी दुकानदार से, तो दुकानदार के जो डेटाबेस सिस्टम है जो उसके पास, उसमें पहले से पड़ा होगा, उसमें लिखा होगा उसका प्राइस कितना है, ठीक है। अब उस प्राइस को जो है, उसी प्राइस के आधार पर वो हमें सेल करता है उस बुक को, ठीक है। तो वो बुक हम खरीद लेते हैं उसी प्राइस में, ओके। तो हम और भी दुकान में फाइंड करते हैं कि इसका प्राइस सही है कि नहीं, तो हमें पता चलता है हाँ सही रेट लगाया है उन्होंने। तो इस तरह से जो फिर अगर सरकार बोलती है कि इस बुक की प्राइस जो है अब थोड़ी बढ़ गई है, तो उस प्राइस को जो है उस डेटाबेस जो शॉपकीपर है, शॉप का मालिक जो ओनर है, उस डेटाबेस सिस्टम में चेंजमेंट करता है, उसमें फिर उस प्राइस को जो है बढ़ा देता है, ठीक है। फिर ऐसे ही जब हम दूसरी बार जाते हैं बुक लेने, तो उसका उस समय जो है प्राइस जो है बढ़ा हुआ मिलता है। ये हमारे रियल लाइफ में जैसा होता है वैसे ही हम उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। आप समझ चुके हैं, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। अब हम चलते हैं आगे, जैसे कि ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स कंसिस्ट स्टैटिक प्रॉपर्टीज सच एज ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। इसमें भी वही चीज़ें होती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बुक्स वगैरह, उसे आप एंटिटी मान लो, ठीक है। उसका एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप किसके साथ होगा, कौन से बुक का कौन से एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशंस होंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है। इंटीग्रिटी रूल्स होंगे इसमें। Object oriented model represents an entity as a class. A class represents both entity attributes as well as the behavior of the entity. मतलब एंटिटी किसके साथ रिलेशन बना रही है, उसका बिहेवियर, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए बुक क्लास विल हैव नॉट ओनली द बुक एट्रीब्यूट सच एज ISBN, title, author name, publisher, year of publishing, price, etc., but also procedures that specify actions expected of a book such as update price. वही चीज़ बता रहा है इसमें, जो रियल लाइफ में जो प्राइस होती है पहले जो था और अपडेट होने के बाद जो प्राइस हुआ है, ये सब चीज़ें जो हमारी उसी के अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल के अंदर ही आता है। ये इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल को, कि इसमें अगर हम कुछ प्राइस अगर बढ़वाना चाहते हैं तो हम उसमें प्राइस को हम बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कोई जो उस डेटाबेस को संभाल रहा है वो उसमें चेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। उससे हम ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल कहते हैं, समझ रहे हो। अब हम चलते हैं, अब जितना मैंने बताया है बस उतना ही कीजिएगा, बहुत है उतना, ओके। अब हम चलते हैं आगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब चलते हैं हम आगे, ये आ गया हमारा फिजिकल डाटा मॉडल्स। इसे हम लो लेवल डाटा मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, लो लेवल इसलिए क्योंकि ये जो फिजिकल हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है, इसी के अंदर सारे डेटा जाके एक्चुअली स्टोर किया जाता है। हमारा जो डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है वो इसी में होता है, फिजिकल डाटा मॉडल्स में। फिजिकल डाटा मॉडल डिस्क्राइब्स द डेटा इन टर्म्स ऑफ ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, इंडिसेस एंड other storage structures such as record formats, record ordering, and access paths. This model specifies how the database will be executed in a particular database management system software such as Oracle, Sybase। ये सब जो हमारे database management सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मान लो, Oracle हो गया, Sybase हो गया, ठीक है। ये इस Oracle के माध्यम से हम जो है डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। वो जो डेटा जो एक्सेस कर रही है Oracle मान लो, Oracle हमारा एक DBMS की तरह ही होता है, सॉफ्टवेयर है। ये पहले किससे रिलेट करती है, किससे पहले बोलेगी कि मुझे डाटा चाहिए, फिजिकल से। ये डायरेक्टली फिजिकल से अटैच होता है, मतलब फिजिकल जो हमारा स्टोरेज होता है ना, जहाँ पर हमारा डेटा अवेलेबल है, उसके साथ ये डायरेक्टली अटैच होता है ये हमारा DBMS, ठीक है। उससे डेटा ले लेता है। इसे तो मैं आपको पहले भी दूसरे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस में आपको अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप वो दोनों वीडियो देखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि मेन जड़ जो है इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा ये बुक है, इसकी जो मेन जड़ का जो वीडियो मैंने 2 वीडियो में बना रखा है, जो पहला और दूसरा, ठीक है। वो दोनों अगर आप समझ जाते हो उसके बाद तो आप अच्छे से समझ सकते हो जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ओरेकल साइबेस, ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली अटैच किससे होता है हमारा फिजिकल स्टोरेज के साथ, ठीक है, जहाँ पर हमारा डेटा एक्चुअली स्टोर किया जाता है, वहाँ से वो डेटा को एक्चुअली लेता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट के आधार से, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो डेटा मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर यूज़र को जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले उस दोनों वीडियो की देख लीजिए, अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं जो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फैसिलिटीज एंड constraints of a given database management system, it also describes how the data is stored on disk and what access methods are available to it। अब वही चीज़ इसमें फिर से बता रहा है कि हमारा जो डेटा जो है किस तरह से स्टोर हो रहा है, हमारा मेन मेमोरी, मतलब मेन जो हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, वहाँ पर जो डेटा जो है किस कौन से सीक्वेंस में, कौन से स्ट्रक्चर में वो जो डेटा स्टोर किया जा रहा है उस हार्ड डिस्क में, उस स्टोरेज मेमोरी के अंदर किस तरह से डेटा जो है स्टोर हो रहा है, उसी को हम फिजिकल डेटा मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। हाउ द डेटा इज स्टोर ऑन डिस्क एंड व्हाट एक्सेस मेथड आर अवेलेबल टू इट, और वहाँ से जो डेटा को निकालने के लिए हमें कौन से एक्सेस मेथड की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल डेटा मॉडल्स में होती है। अब वही चीज़ कहने का मतलब यही है कि जो DBMS है, ठीक है, वो डेटा जो फिजिकल जहाँ पर डेटा स्टोर पड़ा है, वहाँ से डेटा को किस तरह से एक्सेस कर रही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब एक यूज़र ने बोला मुझे ये डेटा चाहिए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है, जिसे आप ओरेकल भी कह सकते हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगी कि डेटा जो जहाँ पर हमारा एक्चुअली स्टोर है, वहाँ से वो किस तरीके से, कौन से सीक्वेंस में, कौन से स्ट्रक्चर में उस डेटा को एक्सेस कर रही है, उसी को हम फिजिकल डेटा मॉडल कहते हैं। ओके, इसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, जैसे कि इन्होंने बोला एन एक्सेस पाथ इज ए स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन एफिशिएंट सर्चिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेटाबेस। अब जो डेटाबेस है हमारा, उसके अंदर जो फिजिकल मेमोरी है, वहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है, उसको एक्सेस करने का जो पाथ है, जो रास्ता है, जो स्ट्रक्चर है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसी को हम डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हिरार्किकल मॉडल। अब ये वही चीज़ आ गया किसका, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल का जो था हमारा, ठीक है। इसके तीन थे, हिरार्किकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल। अब हिरार्किकल डेटा मॉडल पे हम आते हैं। नाम से पता चल रहा है इसका जो हिरार्की स्ट्रक्चर होगा, और कहने का मतलब यह है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, तो देखिए फिजिकल तो हो चुका है हमारा। हिरार्किकल मॉडल में क्या है, देखिए द हिरार्किकल मॉडल इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 3 record based data models. The hierarchical model uses the tree as its basic structure. A tree is a data structure that consists of a hierarchy of nodes with a single node called the root. अब जो हमारा एक नोड होता है, ठीक है, सिंगल नोड, उसे हम रूट भी कहते हैं, ठीक। एट द हाईएस्ट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल पर होता है ना वो नोड, उस नोड को हम रूट कहेंगे, ठीक है। रूट मतलब जड़, उसी जड़ से जो है बाकी सारे रूट्स, बाकी सारे जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जो हमारा हाईएस्ट लेवल पर जो होगा, जो सबसे ऊपर होगा जो हमारा नोड, उसको हम रूट कहते हैं। ओके, इतना ध्यान रखना आपको। ए नोड में हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब एक नोड के कई बच्चे हो सकते हैं, कई चिल्ड्रंस हो सकते हैं, बट ईच चाइल्ड नोड में हैव ओनली वन पेरेंट नोड। अब हर एक बच्चे का कोई एक ही पिता या कोई एक ही माता हो सकती है, ठीक है। ये आपको ऐसे इन्होंने समझाने के लिए बता रखा है, ठीक है। ओनली वन पेरेंट नोड ऑन विच इट इज़ डिपेंडेंट, जिस पर वो बच्चे डिपेंड हैं, ठीक है। मतलब कोई एक बच्चा है, कोई 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, किसी एक माता पिता के, तो सारे 2-3 जो बच्चे हैं वो पूरे टोटली डिपेंड है, उनकी जो लाइफ है टोटली डिपेंड किसके, अपने माता पिता पर, अपने पिता पर मान लो। तो पिता जो उसका पेरेंट हो गया, ठीक है। तो पेरेंट के कई सारे बच्चे हो सकते हैं और बच्चे के कोई एक ही पेरेंट होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। द पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप इन ए ट्री इज दस वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब जो पेरेंट से चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं हम इसे,
ठीक है। वन मतलब पेरेंट कोई एक ही होगा, मैनी मतलब बच्चे कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। बट द चाइल्ड टू पेरेंट इज़ वन टू वन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। अब चाइल्ड से पेरेंट के बीच में कोई पेरेंट के साथ जो रिलेशन बना रही है, ये वन टू वन हो गया। कोई एक ही चाइल्ड है, ठीक है, उसको पेरेंट के साथ जो है रिलेशन बना रही है, तो ये वन टू वन रिलेशनशिप इसका बनेगा, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर शोन इन बाय ड्राइंग लाइन, जैसे इन्होंने बताया। ये जो गोल आकार दिख रहा है ना, सर्कल, इसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। कितने नोड्स है इसमें? 4 5 6 7, देखिए 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, इसमें टोटल 11 नोड्स हैं। और जिसमें से रूट नोड कौन सा कहलाएगा? ये पहला जो हमारा नोड है, इसी को रूट नोड कहेंगे, ओके, क्योंकि सब इसी से कनेक्टेड हैं। हाई लेवल पे हमारा जो रूट है, जो नोड है, उसी को रूट कहेंगे हम, ओके। अब इसमें 3 लेवल बन रहे हैं, 4 लेवल बन रहे हैं इसमें। कैसे? मैंने बताया 4 लेवल है। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लेवल कहते हैं। अब जो फर्स्ट लेवल है, लेवल 1, ये फिर उसके नीचे जो हमारे नोड्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो लेवल 2 हो गया। फिर उसके नीचे लेवल 3, फिर उसके नीचे लेवल 4। और ये जो लीव्स किसको कहेंगे हम? ये जो लास्ट में बच रहे हैं ना हमारे नोड, इसको हम बाकी एक नोड के अगर कोई चाइल्ड ना हो, कोई अगर 0 नोड्स हो, ठीक है, उसके कोई भी चाइल्ड ना हो, उसे हम लीव्स कहते हैं। जैसे ये 9 है, ये एक नोड है, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी नोड इससे अटैच नहीं है, तो इसे हम लीव कहेंगे। 8 को भी हम लीव्स कहेंगे, 7 को भी कहेंगे, ठीक है, और इस 11 को भी कहेंगे और 10 को भी कहेंगे। लेकिन 6 को नहीं कह सकते हम लीव्स, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं, 10 और 11, ओके। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, इन्होंने फिर से वही बता रखा है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है कि फिगर 3.1 रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री स्ट्रक्चर। ए नोड दैट हैज़ नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड लीफ। जिसके बच्चे ना हो उसे लीफ कहते हैं, या फिर लीव्स कह लो, ठीक है। कैन ऑकर ऑन डिफरेंट लेवल, कई लेवल पर ये हमारे मिल सकते हैं हम इसको। मतलब फर्स्ट लेवल पे तो मुश्किल है, सेकंड लेवल पे मिल सकता है, थर्ड फोर्थ लेवल पे मिल सकता है, ठीक है, फर्स्ट पे भी मिल सकता है। अगर मान लो यहाँ पर एक ही नोड है 1, बाकी सारे नोड्स है अवेलेबल ही ना है, तो जो हमारा रूट नोड होगा वो यही होगा, और हमारा जो लीव नोड होगा वो भी यही होगा, ओके। अब समझ गए? अब देखिए आगे, नोड्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स नाम से पता चल रहा है कि जो अपना भाई बहन होंगे उसी को हम सिबलिंग्स कहते हैं। जैसे 10 और 11 क्या है? सिबलिंग्स हैं अपने एक पेरेंट के। इसका पेरेंट कौन है? 6, ठीक है, 6 इसका पेरेंट है किसका? 10 और 11 का। और 10 और 11 क्या है? सिबलिंग्स है, क्योंकि ये एक ही पिता के, एक ही माता की जो है संतान है, एक ही मतलब पेरेंट के चिल्ड्रंस है, ओके। इसको हम सिबलिंग्स कहेंगे। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो। For any node, there is a single path called the hierarchical path from the root to that node. The nodes along this path are called that node's ancestors. Height of a tree. The height of a tree is a number of levels on the longest hierarchical path from the root to a leaf. The tree in figure has height of 4. A tree is said to be balanced if every path from the root node to a leaf has the same length. अगर अब देखिए, जो हाइट है ट्री की वो किस पर डिपेंड करती है? वो लेवल पर डिपेंड करती है। जैसा कि इन्होंने बताया, लेवल 1 2 3 4, एक जो 4 लेवल हैं, इस 4 लेवल को ही हम कहेंगे हाइट। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा हिरार्किकल, ये इसकी हाइट क्या होगी? 4 होगी इसकी हाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 लेवल्स हैं, ओके। अब इन्होंने बताया हैज़ हाइट ऑफ 4। ए ट्री इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ एवरी पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू ए लीफ हैज़ द सेम लेंथ। अगर जो है
रूट नोड से लेकर के लीफ तक अगर लेंथ जो है उसके सेम होती है हर पाथ मतलब हर एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर का, तो उसे हम बैलेंस्ड ट्री कहते हैं। वो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे रूट नोड है ऊपर, ये रहा हमारा, ठीक है, और इसमें एक नोड है, इसका भी जो सेम लेवल पर है, ये नोड है, ये भी सेम लेवल पर है, ये नोड भी सेम लेवल पर है, और जो लीफ है इसके, ये भी हमारा लेवल जो है सेम है इसका। तो ये हमारा जो बैलेंस ट्री बन गया। अभी जो अनबैलेंस ट्री है, इसमें देखिए इनका जो लेवल जो है सेम नहीं है। इस रूट का अलग लेवल है, इस नोड का लेवल अलग है। तो इसमें जो है लीफ नोड्स जो इसके सेम लेवल पर नहीं है, जिसे हम अनबैलेंस ट्री कहेंगे। ओके, ए बाइनरी ट्री इज वन इन विच ईच नोड हैज़ नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन, सोज बाइनरी ट्री। देखिए बाइनरी ट्री का मतलब ही ये होता है, ये है कि दो चिल्ड्रन से ज़्यादा ना हो उसके बच्चे, ठीक है, मतलब 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा ना हो नोड्स, उसे हम कहेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इन इज़ वन इन विच ईच नोड हैज़ नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन। मतलब जैसे कि हर एक नोड, कोई भी एक नोड ले लो, ठीक है, इसके अगर 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो वो बाइनरी ट्री होगा, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो बाइनरी ट्री नहीं होगा, और 2 से जो है इसके 2 से कम भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम बाइनरी ट्री कहेंगे। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी ट्री का मतलब ही ये होता है 2 या 2 से कम अगर उसके बच्चे हैं, कोई एक नोड के अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बाइनरी ट्री। मान लो अगर कोई एक नोड है, उसका एक भी चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, तो भी वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। ओके, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये बाइनरी ट्री कहला रहा है, वो कैसे, वो देखिए इस नोड का 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, इस नोड के एक चिल्ड्रन है, इस नोड के भी 2 चिल्ड्रंस हैं, इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन हैं, ये 2, इस नोड के भी ये 2 चिल्ड्रंस हैं, इस नोड के भी ये 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन सबके हैं, बस इस नोड का जो है इसका एक ही चिल्ड्रन है, ठीक है। तो भी जो है इसमें कंडीशन क्या होती है बाइनरी ट्री में, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चिल्ड्रंस, ठीक है। बाइनरी ट्री 2 या 2 से कम हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके चिल्ड्रंस कोई एक नोड का। नोड मतलब समझ रहे हो, ये जो गोल दिख रहा है इसी को नोड कहते हैं हम। ओके, चलते हैं हम आगे। अब इसमें एग्ज़ाम में आ सकता है कि हिरार्किकल मॉडल क्या होता है। तो आप जो है जितना मैंने आपको समझाया है ना, वो पूरा का पूरा आप लिख दीजिए, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मैंने आपको बताया है, सिंगल नोड क्या होता है, इसका रूट क्या होता है, हाईएस्ट लेवल क्या होता है, ये सब जो है लेवल, पेरेंट और किस पर डिपेंड होती है, मतलब चिल्ड्रन पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें बातें आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और ये डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, ठीक है, डायग्राम पे नंबर मिलते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसका जो लीफ नोड कौन सा होता है, और इसकी जो हाइट क्या होती है, इसके बैलेंस ट्री कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर बना के भी दिखाना है, अनबैलेंस्ड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें बस कर देना, इतने में ये नंबर आपको फुल टू फुल मिलेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इतना ही करना है आपको इसमें। इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं हिरार्किकल मॉडल में, डिलीशन, इंसर्शन, अपडेशन, ये सब भी होते हैं। जैसे अगर कोई एक नोड इंसर्ट करना है, इस नोड पे अगर कोई एक नोड इंसर्ट करना है, मतलब कोई एक चिल्ड्रन इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, बट इसका जो इंसर्ट करने का जो मेथड है थोड़ा वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इसका जो इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन है, ये सारा जो हम वीडियो के एंड में अच्छे से समझेंगे। हिरार्किकल नेटवर्क एंड रिलेशनल, ठीक है, ये सब जो है हम अच्छे से वीडियो के एंड में समझेंगे, इसका क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम चलते हैं आगे।
इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। द नेटवर्क मॉडल, अब नाम से पता चल रहा है इसका जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, आप इसे कह लो प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप इसको। नेटवर्क या फिर प्लेक्स स्ट्रक्चर का जो इसके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसे हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं। ए नेटवर्क इज ए डायरेक्टेड ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स, इसमें भी जो नोड्स होते हैं, ठीक है, वो कनेक्टेड बाय लिंक्स और डायरेक्टेड आर्क्स। अब जो है ये एक लिंक से जो है कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क मॉडल में ये ध्यान रखना है आपको, इसमें भी नोड्स होते हैं, ठीक है, और जो वो नोड्स किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, एक लिंक के द्वारा। ओके, ये ध्यान रखना है, इतना आपको एग्जाम में भी लिखना है। उसके बाद देखिए, द नोड्स कॉरस्पॉन्ड टू रिकॉर्ड टाइप्स एंड द लिंक टू पॉइंटर्स। अब जो नोड्स है ना वो रिकॉर्ड टाइप का होता है और जो लिंक है वो पॉइंटर को शो करता है। ठीक है, जो नोड्स हैं उस नोड्स के अंदर हमारी सारी जो डेटा अवेलेबल होती है, ठीक है, और जो लिंक है वो एक पॉइंटर की तरह काम कर रही होती है कि वो डेटा को दूसरे डेटा के साथ लिंक कर रहा होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। द नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर, जो नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर है वो एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह ही दिखता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मतलब ये है कि आप जो है पढ़ने भरना है आपको कैसे भी करके। नेटवर्क मॉडल में अगर एग्ज़ाम में आता है नेटवर्क मॉडल क्या होता है, तो आपको ये लाइंस आपको समझ में आनी चाहिए, तभी ना आप एग्ज़ाम में लिखोगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस वैसा उतना उतना ही कीजिए, उतना ही इनफ हो जाएगा। ओके, आप इसमें आप बना के भी लिख सकते हो कि किस तरीके से जो है एक नोड जो है कनेक्टेड होता है दूसरे नोड के साथ, उसे हम कहते हैं लिंक। ठीक है, और उस लिंक को हम पॉइंटर्स भी कह सकते हैं, और जो हमारा जो नोड होता है उसको हम रिकॉर्ड टाइप्स कहते हैं, क्योंकि नोड्स के अंदर जो है हमारा डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो एग्जामिनर को। द नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर, और जो नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर की तरह ही दिखने में लगता है। ये भी आप एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट्स इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेप्ट दैट ए डिपेंडेंट नोड कॉल्ड ए चाइल्ड और मेंबर में हैव मोर देन वन पेरेंट और ओनर नोड। इसमें क्या होता है, इसमें मेन डिफरेंस ये ध्यान रख रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मॉडल में क्या है कि इसमें एक चिल्ड्रन जो है, एक चिल्ड्रन के कई सारे पेरेंट्स हो सकते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें एक चिल्ड्रन के कोई एक ही पेरेंट्स हो सकता है, 5 चिल्ड्रंस के भी एक ही पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट 5 चिल्ड्रंस के कोई 2-3 पेरेंट्स नहीं हो सकते, एक ही पेरेंट्स हो सकता है उसमें, किस में, हायरार्किकल मॉडल स्ट्रक्चर के अंदर। बट हमारा जो है नेटवर्क मॉडल, इसमें एक या 2 चिल्ड्रंस के एक से ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक पेरेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा मम्मी पापा इसके हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उस चिल्ड्रंस के, इतना आपको ध्यान रखना है और ये आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है। उसके बाद इसका एक और स्ट्रक्चर आता है, आगे हम देखते हैं, ये रहा, इसके 3 स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको बनाना ज़रूरी है। आप स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आप स्ट्रक्चर बना लिए तो आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से और भी अच्छे से आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सकते हो। स्ट्रक्चर को देख कर आपको जो है आइडिया आने लगेगा कि आपको क्या लिखना है। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना आप, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि आपको उसके बारे में क्या क्या लिखना है। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस हमारे एग्ज़ाम के अंदर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है प्लेक्स स्ट्रक्चर, सप्लायर और ये पार्ट है। ठीक है, ये मैनी टू मैनी को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि सप्लायर भी कई सारे हैं, पार्ट भी इसके कई सारे हैं, तो कई सारे सप्लायर्स जो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ओके, आप इसको जैसे इन्होंने बता रखा है, रिकॉर्ड्स एंड सेट्स, ए नेटवर्क डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नेम्ड रिकॉर्ड टाइप्स हुज स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड इन द स्कीम। ए रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ डेटा आइटम्स और फील्ड्स। A data item is the smallest unit of data. Each data item corresponds to an attribute and the record corresponds to an entity.
अब जो है हमारा डेटा आइटम जो है हमारा, उस किसको बता रहा है, एट्रीब्यूट्स को कहते हैं हम उसको। एंड द रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्ड टू एन एंटिटी। अब जो रिकॉर्ड जो हो रहा है, जिसके जिसके बारे में रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हम एंटिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट नाम का कोई हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी हो गई। और एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उसके, जो डेटा आइटम है, आइटम कह लो, उसका एज हो गया, कह लो, और एड्रेस हो गया उसका, स्टूडेंट की आईडी नंबर हो गया, ये डेटा आइटम के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे उसमें होता था हमारा टेबल के अंदर, ओके। अब देखिए, ए डायग्राम कॉल्ड ए बैचमैन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसे हम बैचमैन डायग्राम भी कहते हैं। दिस डायग्राम करस्पॉन्ड टू ए नेटवर्क ग्राफ इन विच नोड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रेक्टेंगल्स। अब जो नोड्स थे ना इसमें ऊपर, ये नोड्स जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बैचमैन डायग्राम के अंदर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। एग्ज़ाम में ना नेटवर्क डेटा मॉडल में ये आपको लिखना ज़रूरी है कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है। नोड्स होते हैं, उसके लिंक कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आपने बता दिया। अब इसका जो दूसरा डायग्राम जब बनाओगे ना, उससे पहले आपको इतना लिखना ज़रूरी होगा कि ए डायग्राम कॉल्ड ए बैचमैन डायग्राम। बैचमैन डायग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि जो नोड्स है हमारा, जो सर्कल जो था हमारा, नोड जिसे कहते हैं, वो एज अ कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेक्टेंगल शेप में। जैसे ये रेक्टेंगल शेप शो होने लग गया, ठीक है, सप्लायर और ये पार्ट। तो बस ये आपको इसमें लिखना है, nodes have been replaced by rectangles that represent records and links are shown by lines connecting the rectangle। अब जो लिंक है वो तो लाइन की तरह ही शो करेगा, उसे आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे शो कर सकते हो। और इसमें आपको समझाता हूँ, देखिए, सप्लायर ए और ये सप्लायर बी है, ये दो पेरेंट मान लो इसके, ठीक है, दो पेरेंट्स हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये चिल्ड्रंस मान लो इसको आप, ओके। 3 चिल्ड्रंस हैं जिसके 2 पेरेंट्स हैं, मतलब एक पापा ये है सप्लायर ए, और दूसरा पापा उसका हो गया सप्लायर बी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हो, ठीक है। तो सप्लायर ए और बी, इसके दो पेरेंट हो गए, किसके, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये जो चिल्ड्रंस हो गए, इसके 2 पेरेंट्स हैं। पार्ट 1 जो है किसके साथ अटैच है, सप्लायर ए से भी अटैच है, ओके। पार्ट 1 सिर्फ सप्लायर ए से लिंक है, और पार्ट 2 जो है सप्लायर ए और सप्लायर बी दोनों से लिंक है, देखिए, ठीक है। पार्ट 3 जो है ये भी सप्लायर ए और सप्लायर बी से लिंक है। और नेटवर्क स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई चिल्ड्रंस को डिलीट करना है, कोई नोड को डिलीट करना है, तो आपको जो है इसमें आपको डेटा जो है लॉस नहीं होता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क डेटा मॉडल्स में अगर आप कोई नोड को या फिर कोई डेटा को डिलीट करना चाहते हो, तो वो डेटा जो है आपका डिलीट नहीं होता है परमानेंटली, क्योंकि आप बस उसका लिंक जो है हटा देते हो। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो लिंक, जो लाइन बन रही है, इस लिंक को आप हटा दोगे तो इसका जो पार्ट 1 का जो डेटा है उस पार्ट 1 में रहेगा। बट हमारे स्ट्रक्चर में जो है यूज़र को अगर पार्ट 1 चाहिए तो वो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो लिंक नहीं है उसके साथ, ठीक है। बट डेटा उसमें मौजूद है, आप उसमें बाद में उसको लिंक कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क डेटा मॉडल में आपका डेटा जो है लॉस नहीं होता है डिलीट करने के लिए, ओके। डेटा हमारा लॉस नहीं होता है लिंक जब हटाते हो तो, ओके। और डिलीट करने के लिए यही होता है कि बस लिंक हटा दो, वो डिलीट हो जाएगा, ओके। समझ गए, बस यही इतना ही इसमें है। इंसर्शन डिलीशन अपडेशन आप इसमें अपडेट कर सकते हो। देखिए आपको अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क मॉडल का जो इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन के ऑपरेशंस बताओ क्या क्या हैं, तो आप इसमें आराम से बता सकते हो। वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। और अगर ऐसा ना भी पूछे ना, अगर 16 मार्क्स का आ जाता है नेटवर्क मॉडल को डिफ़ाइन करने के लिए, तो आप
खुद से इंसर्शन डिलीशन अपडेशन पॉइंट लिख देना। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, जितना भी करवाया आपको, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में ध्यान रखना है और आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। 16 मार्क्स का आपका ये बन के तैयार है। 16 मार्क्स का नहीं भी होगा, 8 मार्क्स का अगर दे सकता है तो 8 मार्क्स भी मिल जाएंगे। 16 मार्क्स का होगा तो 16 मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको। ओके, तो आप देखिए इंसर्शन में क्या होगा। इस फिगर के माध्यम से अगर ये फिगर बना लेते हो ना, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, आप अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में। देखिए, इट इज़ क्लियर दैट न्यू पार्ट और सप्लायर कैन बी इजिली इंसर्टेड। अब इसमें पार्ट 1 2 3 है, 4 अगर कोई पार्ट इंसर्ट करना है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। बस लिंक जो है आप अटैच सप्लायर ए से अटैच कर दो या सप्लायर बी से कर दो, ठीक है, आपका जो इंसर्ट हो जाएगा आसानी से। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कैन बी इजीली इंसर्टेड। इन्होंने सिंपली यही लिख दिया है कि हम आसानी से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्ट 1 को डिलीट करना है, बस इसका लिंक हटा दो, डिलीट हो गया। यही इसमें भी बताया गया है। डिलीशन ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल, ओनली लिंक इज़ टू बी रिमूव्ड। बस लिंक को ही रिमूव किया जाता है। नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, इसमें इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव पार्ट 2, ऐसे एग्जाम्पल में आपको देना है एग्जामिनर को, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके एग्ज़ाम में। फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव पार्ट 2 वी डिलीट द कनेक्टर रिकॉर्ड ऑकरेंस लिंकिंग दिस पार्ट। पार्ट 2 को हमें डिलीट करना है तो पार्ट 2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, सप्लायर बी सप्लायर ए के साथ कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन सा लिंक है, उस लिंक को हम रिमूव कर देंगे, बस डिलीट हो गया हमारा। ऐसे आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप दे सकते हो, आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 16 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आप आ जाता है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इसका आंसर तो इतना छोटा है और मार्क्स बोल रहा है इतना बड़ा, तो उतने बड़े मार्क्स को आप इतने छोटे से आंसर में कैसे लिख सकते हो। तो आप उसको बढ़ाने के लिए, आंसर को बढ़ाने के लिए आप जो एग्जाम्पल का सहारा लेना ज़रूरी हो जाता है। और एग्जाम्पल का सहारा लेना भी पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर बस यही चाहता है कि 16 मार्क्स के अंदर या फिर 8 मार्क्स के अंदर आप उसको समझाओ कि किस तरह से ये क्या चीज़ हो रहा है। एग्जाम्पल दे के आप समझाओ उसको, तो आपको जो है हंसी खुशी एग्जामिनर जो है वो पूरे मार्क्स देगा वो, अगर आप ऐसा करते हो, एग्जाम्पल का सहारा लेते हो तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपडेशन। सपोज सप्लायर बी सप्लाइज पार्ट 1 in place part 2, we can make this change simply changing the link of supplier B from part 2 to part 1, hence updation is also very easy in this model। अब जो है आपको अपडेट करना है, जैसे सपोज सप्लायर बी सप्लाइज पार्ट 1 इन प्लेस पार्ट 2। अगर सप्लायर बी है, पार्ट 1 को प्लेस ना करके पार्ट 2 को प्लेस करे, कहने का मतलब है सप्लायर बी जो है पार्ट 2 को प्लेस कर रही है अभी प्रेजेंट में, बट आप अपडेट करना चाहते हो कि पार्ट 2 को छोड़ करके पार्ट 1 को सप्लाई करे सप्लायर बी, तो वी कैन मेक दिस चेंज सिंपली चेंजिंग द लिंक ऑफ सप्लायर। इसमें भी वही चीज़ें हैं, बस लिंक को आप चेंज कर दो बस। जैसे सप्लायर बी फ्रॉम पार्ट 2 टू पार्ट 1, जो पहले जो सप्लायर बी है वो किसके साथ लिंक कर रही थी, पार्ट 2 के साथ लिंक कर रही थी, ठीक है। अब उस लिंक को वहाँ पार्ट 2 से हटा करके पार्ट 1 के साथ लिंक कर दो, ठीक है। तो ये आपका अपडेट हो गया, सिंपल सी बात है। हेंस अपडेशन इज आल्सो वेरी इजी। जैसे सप्लायर बी है, अभी किसको लिंक कर रही है, पार्ट 2 को लिंक कर रही है, ओके। अब चाहते हो आप कि सप्लायर बी जो है पार्ट 1 को लिंक करे, तो ये जो पार्ट 2 को जो लिंक कर रही है, जो लिंक है, जो लाइन है, इस लाइन को, इस लिंक को आप हटा करके पार्ट 2 से हटा करके पार्ट 1 में जाके अटैच कर दो, ठीक है, लिंक कर दो, तो आपका जो अपडेट हो गया, सिंपल सी बात, ओके। इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ओके। बाकी इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। अब चलते हैं हम रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी टाइप के चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, रिलेशनल मॉडल को ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई
हमारे कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है या फिर कोई अगर फंक्शन हो, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसका जो नाम वगैरह ऐड करने होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो सब हम एक्सेल में एक टेबल का माध्यम से वो बनकर जो तैयार होता है, उस टेबल के अंदर सारे डेटा फिट होती हैं। जैसे कोई एज होगी उसकी, उसका जो रो में हमारा एज आ गया, उसका आईडी नंबर हो गया, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कहाँ का रहने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। ये सब जो है टेबल बना बना हुआ रहता है। उस टेबल के माध्यम से हम जो है डेटा को फाइंड करते हैं। तो जो रिलेशनल मॉडल जो है हमारा, जो रिलेशनल मॉडल है हमारा, ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, टेबल के माध्यम से दर्शाना, टेबल के माध्यम से शो करना डेटा को, ठीक है। उस टेबल के अंदर हमारा टपल होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। देखिए, द रिलेशनल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रिलेशन। अभी जो रिलेशनल मॉडल है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका, रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटिटी कौन से एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशन बना रही है, तो उस रिलेशन को ही हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं। जैसे कोई एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट हमारा क्या है, एंटिटी है। वो कौन किसके साथ रिलेशन बना रही है, स्टूडेंट का जो एज है, स्टूडेंट की जो एड्रेस है, स्टूडेंट की जो आईडी है, ठीक है, उसी के साथ तो रिलेशन बना रही है। तभी तो हम जो है, अगर कोई यूज़र बोल रहा है कि मुझे उस स्टूडेंट का एज पता करना है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर क्या कहेगा कि स्टूडेंट नाम की एंटिटी के पास जाओ। अब जो वो एंटिटी किसके साथ रिलेशन बना रही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट के नाम से ही रिलेशन बना रहा होगा किसी उसमें, उस एंटिटी के अंदर जो है, उस रिलेशन के माध्यम से हम फाइंड कर सकते हैं उसका एज, एड्रेस, उसका आईडी नंबर, मतलब आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब चीज़ उसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल, ओके, विच इज़ फिजिकली रिप्रेजेंटेड एज ए टेबल, जिसे हम टेबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, उसी कहते हैं रिलेशनल मॉडल। इन दिस मॉडल, tables are used to hold information about the objects to be represented in the database. A relation is represented as a two-dimensional table in which the rows of the table correspond to individual records. अब जो रिलेशनल जो मॉडल है हमारा, इसे हम टू डायमेंशनल टेबल के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो देखिए कैसे, एंड द कॉलम्स कॉरस्पॉन्ड टू एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होता है कि रोज ऑफ द टेबल कॉरस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। अब जो हमारा टेबल है उसमें जो रो है, रो को हम रिकॉर्ड कहेंगे, और जो कॉलम्स है कॉरस्पॉन्ड टू एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स में हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ईच रो इज कॉल्ड ए टपल। टपल हम किसको कहते हैं, टपल हम रो को ही कहते हैं, ओके। जो हमारा टेबल है ना, जिसके अंदर डेटा स्टोर है, उस टेबल के अंदर जो रो है उसी को हम टपल कहते हैं, और रो के अंदर ही हमारा जो होता है रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो कॉलम्स के अंदर होता है हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, shows an instance of the student table. The student relation is represented by the student table having columns for attributes student ID. अब जैसे स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है, ठीक है, उस टेबल में जो कॉलम है, उस कॉलम के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। जो कॉलम के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट से होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। हमेशा का मतलब ये नहीं है कि आप चाहो तो रो के अंदर भी आप जो उसको एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, ठीक है। कॉलम्स में आप डेटा मतलब कॉलम्स में आप जो रिकॉर्ड्स भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। बट जो हमारा जो मेन यूज़ होता आ रहा है कि हमारा हमेशा जो है कॉलम्स में हम उसको एट्रीब्यूट्स का नाम होता है, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, उसकी स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की एड्रेस, ये सब जो हमारा एट्रीब्यूट्स है, ये हमारे कॉलम में
सेव कॉलम्स के अंदर होते हैं। डेटा टेबल जो हमारा, उस टेबल के कॉलम के अंदर ये सारी चीज़ होती हैं। और जो रो है, उस रो के अंदर जो हमारा सारी डेटा होती है। जैसे स्टूडेंट आईडी कॉलम के अंदर हमारा जो डेटा होगा, वो स्टूडेंट आईडी में कुछ भी हो सकती है, जैसे 203 405, ये सब जो हमारा स्टूडेंट आईडी कॉलम के अंदर 5वें रो के अंदर उस स्टूडेंट नाम का जो आईडी है, यस, इस तरह से आपका जो है रिकॉर्ड बनता है रो के अंदर। ओके, तो जैसा इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, स्टूडेंट नाम के ये जो टेबल है, ध्यान से देखिए, जो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये क्या है, हमारा कॉलम है। स्टूडेंट आईडी, ये जो वर्टिकल जो भी होता है ना हमारा, वो उसे हम कॉलम कहते हैं। जो वर्टिकल में सबसे ऊपर जो हमारा स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, उस कॉलम के अंदर हमारे क्या कौन सा एट्रीब्यूट्स है उस कॉलम के अंदर, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद दूसरे कॉलम में कौन सा एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद तीसरे कॉलम के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद चौथे कॉलम के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट्स है, मार्क्स, ठीक है। तो कॉलम के अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा डेटा है, जैसे 10 15 और मैरी और मैथ और 42, ये सब क्या है, रो 1 मान लो इसको, या फिर रो 2 मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये रो 1 मान लो, रो हमारा 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो 1015 स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, ये हमारा रो 1 के अंदर ये डेटा है हमारा, इसी को हम रिकॉर्ड कहेंगे। ओके, रिकॉर्ड आप किसको कहोगे, जो रो के अंदर हमारा जो भी डेटा होता है उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे 10 एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी डेटा हो उसे हम रिकॉर्ड्स कहेंगे, या फिर आप कह सकते हो रो के अंदर जो भी डेटा हो उसे हम रिकॉर्ड्स कहेंगे। कॉलम के अंदर जो डेटा हो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब कॉलम में तो ये भी आते हैं, इस रो इस कॉलम के अंदर ये हमारा 10 15 आ सकता है, ठीक है। बट हम हमेशा जो है कॉलम उसको मानते हैं जो भी हमारा एट्रीब्यूट्स है उसे। जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये हमारा 4 कॉलम के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना है आपको कि कॉलम के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स लिखना है, रो के अंदर हमारा रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटा जो भी होता है। आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हम उस एट्रीब्यूट्स के अंदर, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर जो भी डेटा हो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल। अब जो ऑपरेशंस है इसमें भी वही होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हो आप आसानी से। कि स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, उस स्टूडेंट आईडी जो, ठीक है, उस आईडी पर जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मैरी नाम का कोई स्टूडेंट था, वो कॉलेज छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से उसके जगह पर कोई उस सीट के जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट आया एडमिशन लेने। तो इसमें हम अपडेट करना है आपको। तो उस स्टूडेंट का नाम जो है कैसे लिखोगे, स्टूडेंट आईडी, जिसकी कंडीशन लगाओगे कि 1015 है, जिस स्टूडेंट की आईडी 1015 है, उसकी जो नेम, जो कॉल एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर उसका नाम लिख दो। कुछ भी जिस जो एडमिशन लेने आ रहा है स्टूडेंट, उसका नाम बस वहाँ पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये आपका अपडेट हो जाएगा। और उसका एज क्या है ये सब भी आप इसमें अपडेट कर सकते हो, सब्जेक्ट, ये सब, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्शन, डिलीशन, ऑपरेशन ऐसे आप कर सकते हो। इसमें डिलीट भी कर सकते हो कि अगर स्टूडेंट आईडी जो है वो छोड़ के चला गया तो आप उसको डिलीट कर दो, सिंपल सी बात है। ओके, अब हम चलते हैं अब आगे। एडवांटेज इसके आप कर सकते हो, डिसएडवांटेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, सबसे इम्पोर्टेंट,
ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि हिरार्किकल डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि हिरार्किकल नेटवर्क और रिलेशनल डेटा मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है कंपैरिजन करके बताओ। और ये आपके 16 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेते हो टेबल, तो आप ऊपर के जो भी जितना भी मैंने आपको अभी छुड़वाया है आपको, जैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, वो सब जो है आपका इसमें कवर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आपको डायरेक्ट इस चैप्टर में आना है, आपको शॉर्टकट में रिवीजन करना है ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आना है पहले। ठीक है, तो देखिए रिलेशनल, इसमें किस किस के बीच में कंपैरिजन करना है, हिरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। अब इन तीनों के बीच में कंपैरिजन। पहले पॉइंट्स देखिए, ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड्स इन ए ट्री स्ट्रक्चर। अब हिरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, बस इतना आपको ध्यान बता देना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कम से कम कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, इसमें कम से कम आपको 10 पॉइंट्स आपको करने ही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हिरार्किकल डेटा मॉडल पे शुरू करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और नेटवर्क डाटा मॉडल में क्या होता है, ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड्स प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें रिकॉर्ड्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें आप ऐसे भी बना के भी लिख सकते हो कि इसका जो रिकॉर्ड्स है, मतलब उसका जो नोड है, या फिर उसका जो रेक्टेंगल्स जो जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता था नेटवर्क डेटा मॉडल में, वो जो रिकॉर्ड्स है, उस नोड है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का था, प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसका, हमने पढ़ा था ना। प्लेक्स स्ट्रक्चर कह लो या फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो। ओके, तो हिरार्किकल में कौन सा है, ट्री स्ट्रक्चर, नेटवर्क में नेटवर्क स्ट्रक्चर या प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और रिलेशनल डेटा मॉडल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक टेबल के माध्यम से हम इसको शो करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा, इसमें रिकॉर्ड्स किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, टेबल के फॉर्म में। आपको बस टेबल लिखना है, जो रिकॉर्ड होता है हमारा टेबल के अंदर ही होता है। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिलेशनशिप ऑफ द और हिरार्किकल डेटा मॉडल में रिलेशंस कैसा होते हैं। इसमें वन टू मैनी होता है, बस इसमें सपोर्ट कौन सा करता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप ही सपोर्ट करती है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई एक, मतलब कोई चिल्ड्रन है, मतलब कोई एक पेरेंट है, उसके कई सारे चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ठीक है, बट कई सारे चिल्ड्रंस के कई सारे पेरेंट्स नहीं हो सकते। ओके, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही रिलेशनशिप आता है, किसमें, हिरार्किकल डेटा मॉडल में, वन टू मैनी। बस इतना आपको इसमें बताना है। और नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें आप जो है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी भी कर सकते हो, एंड वन टू वन भी सपोर्ट है इसमें, मतलब एक से एक, वन टू वन, एंड वन टू मैनी, एंड मैनी टू मैनी भी है इसमें। लेकिन मैनी टू वन नहीं है इसमें, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी भी है, मैनी टू वन नहीं है नेटवर्क स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना है आपको। और टेबल के अंदर, मतलब ये जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल, आप जो है ना रिलेशनल डेटा मॉडल को आप टेबल मान लो, अपने दिमाग में बिठा लो। रिलेशनल मॉडल जो है, आप एक टेबल के बारे में समझ रहे हो, तो आप अगर समझ लेते हो कि टेबल के माध्यम से आप समझ लेते हो ना, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे टेबल के अंदर इसमें जो रिलेशंस होते हैं, देखिए कैसे होता है, वन टू मैनी भी हो सकता है, एंड मैनी टू वन भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इसमें वन टू वन नहीं है, ध्यान रखना है आपको। इसमें सब चीज़ है, टेबल के अंदर हर एक चीज़ है, वन टू वन नहीं है बस। और इसमें नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या है कि मैनी टू वन नहीं है इस नेटवर्क मॉडल में, रिलेशनशिप में, इतना ध्यान रखना है आपको। और
हिरार्किकल मॉडल में रिलेशनशिप बस एक ही है, वन टू मैनी, बस सिंपल सा है। ठीक है, ये ध्यान हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। चलो थर्ड पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, जो जो करवाऊँगा बस उतना ही करना है, जो जो इजी है ना वही करवा रहा हूँ मैं आपको। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। अब ये भी रिलेशन से, जैसा कि यहाँ पे रिलेशनशिप था वन टू मैनी वाला, ऐसे ही एक और रिलेशन आ गया। तो आपके जो पॉइंट्स जो हैं याद करने के तरीका बता रहा हूँ, इसमें दो दो आर से शुरू हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है रिलेशन, आर से शुरू हो रहा है। फोर्थ वाला पॉइंट है आर से शुरू हो रहा है, इसमें भी रिलेशंस है, लेकिन इसमें जो रिलेशन है ये हमारा रिकॉर्ड फिजिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर्स के माध्यम, मतलब ये हमारा जो रिकॉर्ड हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है। ठीक है, इसमें इस रिलेशन के बारे में समझा रहा है वो। ठीक है, जो हमारा जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें जो फिजिकली जो रिकॉर्ड हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, पॉइंटर के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, और जो नेटवर्क है, नेटवर्क मॉडल, इसमें जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, फिजिकली रिकॉर्ड हो रहा है, वो हमारा लिंक्ड लिस्ट के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि लिंक के माध्यम से तो हमारे जो नोड हो रहे हैं कनेक्ट हो रहे थे ना नेटवर्क मॉडल में, मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो जो नेटवर्क मॉडल में जो है हमारा वो लिंक के माध्यम से ही कनेक्ट हो रहा था। तो हम जो है इसमें लिंक्स ले लेंगे। ठीक है, रिलेशंस अमोंग रिकॉर्ड आर फिजिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ऐसे आप शो कर सकते हो। और जो हमारा टेबल है इसमें हमारा क्या होता है, लॉजिकली रिलेटेड होता है। इसमें इतना आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल होता है इसमें कोई भी लिंक नहीं होता है, कोई भी इसमें लाइन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, कोई भी पॉइंटर नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है, रिलेशन होता है, लॉजिकली रिलेशंस होते हैं इसमें, यह आपको ध्यान रखना है। टेबल के अंदर लॉजिकली रिलेटेड रोज और एंड कॉलम्स, ये ध्यान रखना आपको। और पांचवा पॉइंट है सिंपल। ये जो हमारा हिरार्किकल स्ट्रक्चर है ये सिंपल होता है, और जो हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल है ये कॉम्प्लेक्स होता है, और रिलेशनल डेटा मॉडल होता है हमारा वेरी सिंपल होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा वाला जो मतलब टेबल वाला जो फॉर्मेट है ना वो बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हम जो है इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर कोई भी डेटा हम सेव करना है तो आप जो है डेटाबेस को ना आप ऐसे समझ लो, एक्सेल के अंदर किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, उसको आप डेटाबेस सिस्टम समझ लो अपने दिमाग के अंदर। ओके, वेरी सिंपल होता है किसमें, टेबल स्ट्रक्चर में होता है। टेबल को कह लो रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल में वेरी सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है हमारा कौन सा, नेटवर्क मॉडल, सिंपल होता है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल से भी ज़्यादा सिंपल होता है हमारा वेरी सिंपल, जिसे हम कहते हैं वो होता है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, अब इसमें देखिए सिंपल के बाद फिर से एस आ रहा है, जिसे हम सर्चिंग ऑफ डेटा इज़ डिफ़िकल्ट। अब जो है इसमें हायरार्किकल डेटा मॉडल में डेटा को सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका हायरार्किकल ही ऐसा है कि कभी पेरेंट्स कोई चाइल्ड जो है इस नोड पर है तो उसको सर्च करना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके, और सर्चिंग ऑफ डेटा इज़ ईजी। इसमें जो नेटवर्क डेटा मॉडल है इसमें डेटा को सर्च करना ईजी होता है, बट ये जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल है इसमें वेरी सिंपल हो जाता है, वेरी इजी हो जाता है। तो इसमें देखिए रिलेशनल डेटा मॉडल में हर चीज़ सिंपल ही है, तो सर्चिंग भी बहुत ही सिंपल हो गया इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल में। ठीक है, बट नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या है कि सिंपल है, सर्चिंग करना तो सिंपल है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। अब चलते हैं हम इंसर्शन एनोमली। एनोमली का मतलब हो गया कि इसमें एनोमली का मतलब हो जाता है इंसर्ट करते समय कोई एरर आना। ठीक है, उसी को हम एनोमली कहते हैं। क्या इंसर्शन में एनोमली, हमारा जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसमें इंसर्ट करते समय जो एनोमली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंसर्ट करते समय इसमें एनोमली आ सकती है, यह आपको ध्यान रखना है।
इंसर्शन एनोमली एग्जिस्ट, बस इतना भी आप लिख देते हो ना तो वो भी बहुत है, ठीक है। किसके अंदर? हिरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर। एंड इसमें आप आ जाता है नो इंसर्शन एनोमली, इसमें भी नो इंसर्शन एनोमली। नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या है कि एनोमलीज नहीं होते हैं, इंसर्ट करने पे भी नहीं होंगे, ठीक है, और डिलीट करने पे भी नहीं होंगे। इसमें डिलीशन एनोमली एग्जिस्ट। और जो हिरार्किकल मॉडल है, इंसर्शन डिलीशन दोनों में एनोमली आ जाते हैं, ओके। बट नेटवर्क और रिलेशनल डेटा मॉडल में एनोमली नहीं आते हैं। तो देखिए इसमें पॉइंट्स बढ़ गए ना, सिंपल है ना। एक तो पांचवा पॉइंट सिंपल है, छठा पॉइंट सर्चिंग है, सातवां पॉइंट हमारा इंसर्शन, आठवां पॉइंट डिलीशन, इंसर्ट के बाद डिलीट ही आता है, उसके बाद अपडेट आता है, ठीक है। तो कितने आसान आसान पॉइंट्स है, आपको अच्छे से आप याद कर सकते हो। अब देखिए अपडेशन प्रॉब्लम, इसमें फिर से अपडेट करने में भी इसमें जो एग्जिस्ट आता है प्रॉब्लम, हिरार्किकल डेटा मॉडल में जो अपडेट करने में भी जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, अपडेशन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। और जो रिलेशनल डेटा मॉडल है और नेटवर्क डेटा मॉडल है, इसमें डेली अपडेशन प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती है, ना ही इसमें होती है, ठीक है। मतलब ये है जो भी प्रॉब्लम है इंसर्शन डिलीशन अपडेशन में, वो सिर्फ हिरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर ही होता है, बाकी नेटवर्क और रिलेशनल डेटा मॉडल में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब चलते हैं हम आगे। इसमें आप ये 10वां पॉइंट ऐसा लिख सकते हो, लेस डेटा इंडिपेंडेंस। ये जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है, इसका जो लेस होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है, कहने का मतलब है कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे डेटा के ऊपर, ठीक है। हायरार्किकल मॉडल उसे हम कहते हैं लेस डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। और पार्शियल डेटा इंडिपेंडेंस हमारा ये नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, ठीक है, पार्शियल डेटा इंडिपेंडेंस। और जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल है, डेटा इंडिपेंडेंस होता है, मतलब डेटा जो है किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। 11th पॉइंट आप छोड़ सकते हो। अब 12th पॉइंट पे आप आ जाए तो एग्जांपल के माध्यम से आप बता सकते हो इसमें कौन सा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा हिरार्किकल डेटा मॉडल है, इसका एग्जांपल होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS यूज दिस मॉडल। DBMS भी आप कह सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। IMS मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। और नेटवर्क डेटा मॉडल में आता है हमारा वैक्स DBMS, सपरा DBMS भी आप कह सकते हो, ठीक है। और हमारा जो रिलेशनल डेटा मॉडल है, जो हमारा टेबल फॉर्म में जो होता है, उसमें आप ओरेकल, SQL सर्वर DBMS आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इसमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल में सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? ओरेकल, SQL, ये सब, ठीक है। और नेटवर्क डेटा मॉडल में वैक्स, सपरा, ये सब हो गया। और हमारा हिरार्किकल में हो गया IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बस इतना आप कर लो, इट्स इनफ, ओके। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, एंड लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे लिए बस उतना ही बहुत है। आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे को उतने में ही हेल्प मिल जाएगा। आप जब शेयर करोगे, और मेरे वेबसाइट है digitizeworks.online, आप बस उस वेबसाइट को भी शेयर कर दो, ओके, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ओके। थैंक यू।